सो आज से हम शुरू कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फ्यूचर में आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी बहुत हॉट टॉपिक है ना, वेरी हॉट टॉपिक। और जैसा कि हमने साइंस एंड टेक में भी एक बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट्स क्या, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट्स है, नेशनल गवर्नमेंट्स है, वो किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेशन करती है और उसी की पॉलिसीज के बेस पर अपनी पॉलिसीज बनाती है। क्योंकि फाइनली जो है हमारी अर्थ एक है, हमारा प्लेनेट एक है, और अब इस पर जो कैलेमिटीज आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से और अदर एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से, तो वो सारी सबके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है एनवायरमेंट इनइक्वालिटी। लेकिन अब ये भी धीरे धीरे फेडअप होता जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे ये फेडअप हो रहा है। तो अब जो नेशनल गवर्नमेंट्स है वो आपस में कोलैबोरेट करते हुए जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है उनको ध्यान में रखते हुए उनके कंटेक्स्ट में अपनी पॉलिसीज बना रही है। तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि उनके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं, वो इन्वायरमेंट की अच्छी समझ रखते हो, इन्वायरमेंट इश्यूज की अच्छी समझ रखते हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो प्लांटेशन किया गया था, ठीक है, उस प्लांटेशन में जब एक बबूल का पेड़ उगाया गया था, और उस पेड़ की वजह से वो एक इन्वेजिव स्पीशी थी जिसने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो जो उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को, उस जो श्रब थी, एक झाड़ी थी, उसको उन्होंने रिफॉरेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उगाया था कि हम फिर से अपने जो डेजर्ट में ग्रीनरी करेंगे। लेकिन वो ग्रीनरी नहीं कर रहा है, उन्होंने, उस प्लांट ने जो लोकल स्पीशीज थी जो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से एक पॉलिसी मेकर को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके एनवायरनमेंट की, एनवायरमेंटल इश्यूज की, और उनको उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज को बनाएगा या एग्जीक्यूट करेगा, है ना। जैसे कि मैंने पाकिस्तान का भी एक पढ़ा था कि पाकिस्तान का एक सिविल सर्वेंट था, तो उन्होंने अपना जो सेमी एरिड एरिया था उसके अंदर प्लांटेशन करने का जो रिफोरेस्टेशन का प्रोजेक्ट बनाया। तो उन्होंने क्या किया, सफेदे का पेड़ जो होता है, ठीक है, यूकेलिप्टस कहते हैं, उसको उगाना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पे उगा दिया। लेकिन बाद में इसका जो ड्रास्टिक इफेक्ट क्या आया कि ग्राउंड वाटर जो लेवल्स थे उसको उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। सो यूकेलिप्टस का ये इम्पैक्ट आया। तो एक समझ उनके अगर अंदर होती तो वो लोकल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के बॉटनी डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करते, लोकल प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते, फिर उनकी सीडलिंग्स बनाते, एंड देन फिर उसका प्लांटेशन करवाते, रिफोरेस्टेशन होता, तो बेटर डेवलपमेंट होता और वो प्रॉब्लम जो है रूट आउट होती, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती। जो है डिफोरेस्टेशन हो रहा है वहाँ का, है ना, जो ड्रॉट प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने क्या कर दिया, रिफोरेस्टेशन के नाम पर उन्होंने ऐसा प्लांट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसने वहाँ पे ड्रॉट प्रॉब्लम को और ज्यादा सीवियर बना दिया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट्स एक्सपेक्ट करती है कि उनके फ्यूचर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले, ग्राउंड लेवल पर आप जब जाएंगे तो पॉलिसी एग्जीक्यूट करेंगे, और जब आप हायर लेवल पर जाएंगे तो पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। तो आपके पास एक समझ होनी चाहिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, और उसके बेसिस पर आपका पूरा काम चलेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी सिर्फ अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, ये फिर आपके सोशल इश्यूज से जाके कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की जो इश्यूज हैं वो जाके कनेक्ट करते हैं जो पुअर क्लासेस है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनको आपको सर्व करना है, तो उनकी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इनके साथ जुड़ी हुई है ना। तो चाहे वो अर्बन एरियाज में जाएं आप तब भी, और चाहे आप जो है रूरल एरियाज में जाएं तब भी, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपके पास एक बेटर समझ होनी चाहिए। तो इसको सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पर न समझे कि हमने फैक्ट्स पढ़ लिया और हो गया। आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस करना होगा, है ना। आप देखेंगे मेंस के जो क्वेश्चन आए कितने अच्छे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपकी समझ बहुत होलिस्टिक होनी चाहिए, है ना, हर हर फील्ड को आपको टच करते हुए चलना होगा। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब हम किस किस मोड में इसको पढ़ेंगे? सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बट इंडीड ये है, दिस इज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल साइंसेज, यानी ये साइंस है, ठीक है। इसको हम बेसिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो एक इन्वायरमेंटल साइंटिफिक क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। डायरेक्ट साइंस से क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल लॉ, मैनेजमेंट
एंड पॉलिसी। मीन्स आपको कहां से शुरू करना है, बेसिक साइंस से, देन फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, साइंस को समझा जो नेचर में एग्जिस्ट करता था, अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट आया, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज and related biology and chemistry related to environmental science and environmental issues, and then फिर आपको solution देना है। so what are the solutions, so environmental management, और इसी की एक ब्रांच के फॉर्म में ब्रांच होगी environmental laws and policies। what are the laws introduced by government like environmental protection act, wildlife protection act, ठीक है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट। what are the policies, उन पॉलिसीज को आपको स्टडी करना है। अब पॉलिसीज को कैसे जो है क्लासिफाई करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिसीज, वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है, एंड देन फिर उन पॉलिसीज के बेसिस पर नेशनल गवर्नमेंट्स अपने लॉज कैसे इंट्रोड्यूस करती है, कैसे बनाती है। तो इस तरीके से आपको इस चेन में आपको स्टडी करनी होगी किसी भी चीज को, ठीक है। लाइक अब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप अपने आप इंटरकनेक्ट, जब तक आपके कनेक्टिंग डॉट्स नहीं मिल रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि आप ठीक से उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा, यहां से शुरू करेंगे हम। इकोलॉजी मींस हम यहां स्टार्टिंग कर रहे हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से, एंड देन फिर कनेक्ट करते हुए हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, देन फिर इकोसिस्टम, है ना, देन फिर बायोडाइवर्सिटी, एंड देन फिर हाउ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये सारे आपस में कनेक्टिंग डॉट्स होंगे, तब आपकी एक होलिस्टिक थिंकिंग और एनालिसिस डेवलप होगा, एंड देन फिर आप प्रीलिम्स और मेंस, स्पेशली मेंस के क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। और इंटरव्यू में भी डायरेक्ट इन मुद्दों पे बात की जाती है। ये जो करंट इश्यूज है, लाइक वाइल्ड फायर इज नॉट इशू फॉर यूएसए, है ना। दो बड़ी वाइल्ड फायर हमने देखी है इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो 19 में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर 40% बायोडाइवर्सिटी वाइप आउट कर दी थी उसने वहाँ की, और एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी होती है ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थ पे कहीं नहीं मिलती है ना। देन फिर ये कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, है ना, इसने पूरे सिटी को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, वाइल्ड फायर आपने समझी, उसकी ज्योग्राफी आपने समझी, जैसा मैंने बताया आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा। सो वाइल्ड फायर, उसकी ज्योग्राफिकल क्या कंडीशन हुई, क्या क्लाइमेट चेंज का रोल था इसके अंदर। देन एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, दैट इज इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी होती है। मींस इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज या इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है, उसकी इम्पैक्ट पुअर क्लास पे पहले आता है, एंड जो रिच क्लास है, हायर क्लास है, वो एस्केप कर जाता है इजीली। लाइक देयर आर हीट वेव्स प्रिवेलिंग, है ना, अभी है 2024 मोस्ट मींस हॉटेस्ट ईयर रहा है ना, पढ़ा आपने, हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट था उसको फर्स्ट टाइम टच कर लिया है। तो हीट वेव्स में पुअर क्लास जो रोड पे डेली वेजेस पे काम कर रहा है उसको इम्पैक्ट आ रहा है, वो लोग मरते थे, फार्मर्स, है ना, उनकी डेथ ज्यादा हुई। और हायर क्लास था वो एयर कंडीशनर में या कूलर्स में आराम से था। बट नाउ वी आर फेसिंग द बॉर्डर लाइन बिटवीन रिच क्लास एंड पुअर क्लास इज फेडिंग अप। हाउ? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, अमीर लोगों का शहर, नाउ दे आर फेसिंग दिस। So this line is going to fed up, and every human being on this earth is going to suffer from environmental issues and from climate change. So अब सबकी बारी आएगी, है ना। So अब आपको इसको अब ये एक एनालिसिस आया, ठीक है, इस पर मेंस क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। आप अपने थॉट देंगे, जितना अच्छा थॉट आप देंगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा। जनरल आंसर तो सभी लिखेंगे, कंपटीशन में आगे कौन निकलेगा, जो बेटर एनालिसिस लेकर आएगा, ठीक है। इसी तरह की हम बातें करते चलेंगे आने वाली क्लासों में। शुरू करते हैं, लेकिन अब क्या रोल है, कितने क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में फेस करने पड़ सकते हैं एनवायरनमेंट पे। छोटा सा सब्जेक्ट है, मींस मोटा मोटा इसको हम 5 मॉड्यूल्स में बांटते हैं, बट मैंने 9-10 मॉड्यूल्स में क्लासिफाई किया हुआ है इसको। बट इसमें क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, आपको 15 से मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस तक देखे गए हैं इसके अंदर। 2015-16 में 15-16-18 क्वेश्चन आते थे, 2021-22 में 22 क्वेश्चन तक इसमें टच गए हैं प्रीलिम्स में। एंड मेंस में अगर हम बात करें तो 4 to 6 क्वेश्चन, और ऐसे बड़ी इसको बनाऊं अगर रेंज तो 2 to 6 क्वेश्चन
इन्वायरमेंट पे, एंड अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हम इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस का भी जो लीनियंसी है वो एनवायरनमेंट पे ज़्यादा है। लाइक अभी ऑयल जो है, क्रूड ऑयल पोल्यूशन जो है, मेरीन पोल्यूशन है, इस पर क्वेश्चन किया गया है, तो ये रेंज बढ़ के हो जाएगी 2 to 7 क्वेश्चन, 2 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, और लास्ट ईयर ये भी देखने में आया कि जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था जो पेपर 1 में आता है वो भी डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पर था। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, है ना, डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करके। यूजुअली वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन माना गया था, बट उसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड कर दिया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर प्रीलिम्स, फॉर योर यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। ओके, अब क्या इस क्वेश्चन का नेचर हो सकता है, तो डायरेक्ट फैक्चुअल प्रीलिम्स की बात करते हैं, हम ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। देन फिर एनवायरमेंटल इश्यूज पर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। देन फिर एनवायरमेंटल लॉज पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड देखा गया है कि एनवायरमेंटल लॉ पे प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन किए गए हैं। एंड देन फिर आपको ये जो बेसिक्स आप पढ़ चुके होंगे एकदम, मींस जो बेसिक स्टडी आप कर चुके होंगे, तो आपको करंट अफेयर्स को किस तरह से एनालाइज करना है, कोई भी इशू आ रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको मैपिंग करते हुए चलना है। बायोडाइवर्सिटी एंड जो फॉरेस्ट वगैरह है, इसमें मैपिंग मींस एक तो इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो न्यूज में है वो आपको हमेशा नोट डाउन करनी होगी। जैसे ही आपने द हिंदू उठाया, इंडियन एक्सप्रेस में कोई स्पीशी डिस्कस हो रही है इन न्यूज, सो यू शुड नोट डाउन। अब वो कैसे नोट होगी, स्पीशी, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बिहेवियर, ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी होगी। एंड देन फिर जो नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट, सेंचुरीज है इंपॉर्टेंट जो अभी न्यूज में है ना। जो बड़ी बड़ी सेंचुरीज है वो तो आपको ध्यान में रखनी है, बट जो कोई छोटी सी सेंचुरी है पर्टिकुलर, वो अगर न्यूज में आ रही है, देन आपको उसको स्पेशली ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके एग्जांपल्स हम न्यूज में कैसे आ रही है उसके मैं आपको न्यूज स्क्रीनशॉट्स में आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटते हुए, फर्स्ट पार्ट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, दैट इज वी विल डिस्कस इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, एंड देन फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी को मैं सबसे लास्ट में लूंगा। यूजुअली आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी पहले ली जाती है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी को हमें समझना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस इज इंपॉर्टेंट, है ना। 2 अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट बेसिक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, एंड देन फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज, और हर इशू के साथ उसकी लॉ एंड पॉलिसीज साथ में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम जाके जो है बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको होलिस्टिक आइडिया हो जाए कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है ना, ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है और इसके क्या सॉल्यूशन हो गए, तो आप हर चीज को कनेक्ट कर सकेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज से, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो ज्योग्राफी का माना जाता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस के नेचर को देखते हुए हम अगर देखें तो हमें वो साइंस एंड एनवायरनमेंट का ज्यादा दिखाई देता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, लेकिन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसमें आपके बायो फार्मिंग है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, वो सारा हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। इस लाइन में हम चलने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम्स। इकोलॉजी इज स्टैटिक एंड इकोसिस्टम इज डायनेमिक। इकोलॉजी इज स्टिल एंड इकोसिस्टम इज मूविंग। आपको मूवमेंट दिखाई देना चाहिए, है ना, ये है। व्हाट इज इकोलॉजी, एग्जैक्टली इकोलॉजी है क्या।
कोई ट्राई करना चाहेगा, डिफाइन करना चाहेगा? उसको पढ़ के नहीं, वो सारा मैंने डिटेल्ड आपके पीपीटीज बनाई है ताकि आपको लिखना नहीं पड़े, है ना। आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर हो जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़े, बट हम थोड़ा एनोटेट भी करेंगे। व्हाट इज इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी एक साइंटिस्ट हुए थे अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज स्टडी और कंप्लीट नॉलेज ऑफ organism and its relationship with its physical environment. मीन्स इकोलॉजी वर्ड को अगर मैं करूं तो इको एंड लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी, इको मीन्स होम, स्टडी ऑफ होम। अब होम किसका? सेंटर में है ऑर्गेनिज्म, organism means study of an organism and its relationship, study of relationship between an organism and its home. home means, अब इसको और साइंटिफिक लिखूं तो its physical environment, physical environment, study of the relationship between an organism or organisms and their physical environment is called ecology, ecology कहा जाता है, ठीक है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट वर्ड को आप होल्ड करेंगे। अब इस फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा बताएं। व्हाट द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, लाइक आई एम एन ऑर्गेनिज्म, तो मेरे फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा और मेरी उसके साथ रिलेशनशिप को ही स्टडी करना होगा। तो व्हाट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट? मींस अदर ऑर्गेनिजम्स एंड, यस, है ना। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है को मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूं, दैट इज बायोटिक, बायोटिक, एक स्लाइड ले लें। ठीक है, सो जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको मैं टू पार्ट्स में, आई कैन क्लासिफाई इन टू पार्ट्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक, सो बायोटिक विल इंक्लूड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो, organisms, and abiotic will include physical factors which influence an organism, एक organism को influence करते हैं। लाइक अभी सर्दी चल रही है, ठीक है, सो आप लोग influence हो रहे हैं, आपने समर आएगा तो कुछ और, ठीक है, सो टेम्परेचर विल बी इंक्लूडेड इन एबायोटिक फैक्टर्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट। देन फिर और क्या हो सकता है, सॉइल, वाटर, है ना, डिटेल में हम उनको स्टडी करेंगे। सो दीज आर एबायोटिक, ठीक है। अब एक एक करके दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं एंड देन फिर वो दोनों एक दूसरे को कैसे, मतलब एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस होता है वो देखते हैं। सो हम पहले बायोटिक पे कंसंट्रेट करते हैं, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं एंड देन फिर एबायोटिक फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सो बिफोर जंपिंग इनटू बायोटिक फैक्टर,
वी शुड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ और लेवल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के लेवल्स क्या है, मैं बार बार बोलूंगा स्पीशी, है ना, कई बार आपको सुनने को मिलेगा इकोसिस्टम, बार बार सुनने को मिलेगा बायोम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज। सो व्हाट आर दीज, है ना, ये क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, या लेवल ऑफ जो है इकोलॉजिकल लाइफ है उसका अगर बात करूं, सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल, लाइक वन पर्सन, लाइक आई एम एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो इंडिविजुअल, इसको अगर हम डीप में जाए तो आप बुक में देखेंगे सेल, एंड देन फिर टिश्यू, एंड देन फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर ऑर्गन एंड, तो वहां हम छोड़ते हैं, वो कोर बायोलॉजी का पार्ट हो गया, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसे जाने दीजिए। हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। व्हाट इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, स्पीशीज। स्पीशीज, ठीक है, व्हाट इज स्पीशीज, स्पीशीज क्या है, लाइक वी आर ह्यूमंस, हम सभी एक स्पीशी के लोग हैं, ठीक है, एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है। सो व्हाट एग्जैक्टली स्पीशी इज, स्पीशी इज एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच, जो है स्पीशी है, दैट इज स्पीशी मीन्स दे आर genetically and morphologically same group of an organism, same group of same organisms are called species, means genetically and morphologically same organisms are grouped in a species, ठीक है। एंड फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, एक वो जेनेटिकली सेम होनी चाहिए एंड मॉर्फोलॉजिकली मींस फिजिकल ट्रेट्स, अगर जेनेटिकली सेम है तो फिर मॉर्फोलॉजिकली ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई स्पीशी में मैं क्लासिफाई कर सकूं, दे शुड बी जेनेटिकली सेम, सो दे कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड देन कैन प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो भी ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोज विल बी कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी, सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म वो कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड्स। तो आप एक मेल और फीमेल लेपर्ड को लेकर एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कई बार हाइब्रिड बनाए जाते हैं, सो अगर हाइब्रिड अगर बन रहे हैं वो भी रिप्रोड्यूस, प्रोडक्शन तो हो गया है, बट वो जो ऑफस्प्रिंग आएगी, लाइक डोंकी एंड हॉर्स के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया गया, एंड देन फिर लैम या खच्चर कहते हैं जिसे, वो प्रोड्यूस किया गया, है ना। तो क्या ये दोनों एक स्पीशी हो गए? नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो लैम्प है वो फर्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है। सो ये आपस में अपने जनरेशंस में अपने जीन्स को पास ऑन करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज स्पीशीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, स्पीशीज, एंड देन फिर वी विल मूव टू द सेकेंड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पॉपुलेशन। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? व्हाट इज पॉपुलेशन? देखिए, सेम स्पीशी है और वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, बट अगर एक टाइगर राजस्थान में है, रणथंभौर में, और एक टाइगर वेस्ट बंगाल में मौजूद है, तो क्या ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या आपस में किसी तरह का इंटरेक्शन कर सकते हैं? नहीं। बट उनको अगर किसी तरह का इंटरेक्शन करना है, सो उनको कहाँ आना होगा? एक ज्योग्राफिकल रीजन में आना होगा। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी ऑर्गेनिज्म बाउंडेड इन ए
पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज लाइक एक ज्योग्राफिकल है, इसमें टाइगर्स 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 एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर ये बाउंड हो गए हैं, सो दीज विल बी कॉल्ड पॉपुलेशन। लाइक डियर्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में है तो वो क्या हो जाएंगे, एक पॉपुलेशन बन जाएंगे। और पॉपुलेशन में जब कोई स्पीशी बाउंड हो जाती है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, वो अगर आ जाती है, देन फिर वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, इंटरेक्ट इन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की फॉर्म में इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन इन फॉर्म ऑफ कंपटीशन, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं करते हैं बट वहां पे कंपटीशन भी एग्जिस्ट करेगा। दो टाइगर्स हैं तो वो प्रे के लिए करेंगे, डियर्स हैं तो वो घास के लिए, ग्रास के लिए करेंगे इंटरेक्शन, एंड देन फिर उनके बीच में थोड़ा कंपटीशन भी होगा, बट डिस्पाइट दैट कंपटीशन दे विल लिव टुगेदर टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए हमेशा साथ में रहेंगे। वो कंपटीशन डियर्स के उस हर्ड में रहेगा, बट उस कंपटीशन के होने के बावजूद वो हर्ड में ही रहेंगे, उस पॉपुलेशन में ही रहेंगे। व्हाई? टू सर्वाइव। जैसे कोई टाइगर अटैक हुआ तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। आपने कभी रणथंभौर या कोई टाइगर रिजर्व देखा है किसी दूसरा, तो उसमें आप देखेंगे वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं लेकिन साथ में कंपटीशन भी करते हैं। बहुत सारे मेल्स हैं तो वो फीमेल्स के लिए कंपटीशन करेंगे, फीमेल्स है तो वो मेल्स के लिए कंपटीशन करेंगे। क्यों? दे हैव इंस्टिंक्ट टू पास ऑन देयर जीन्स। तो रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, वाटर, ग्रास है ना, प्रे, इनके लिए कंपटीशन करेंगे। सो सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एक ज्योग्राफिकल एरिया में बाउंड हो जाते हैं, देन दे विल स्टार्ट इंटरेक्शन एंड फॉर्म और क्रिएट अ पॉपुलेशन। सो सेकंड लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट इज स्पीशी और इंडिविजुअल, देन फिर दे विल फॉर्म जो है पॉपुलेशन। स्पीशी की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? सेम इन जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम, and they can produce a fertile offspring through reproduction. Population का characteristic क्या हुआ? The population will be bounded in a particular geographic area with, and they will compete and reproduce. They will be able to reproduce. जब तक geographical area में नहीं होंगे reproduction कैसे होगा, है ना? So reproduce करेंगे and compete करेंगे और एक सोसाइटी या एक पॉपुलेशन बना करके वो रहेंगे सर्वाइव करने के लिए। सो दैट इज थर्ड वन इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी? देखिए, अब एक ज्योग्राफिकल एरिया में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी तो नहीं है, है ना, मल्टीपल स्पीशीज होगी। देखिए, अब आपका इंटरेक्शन का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। फर्स्ट स्पीशी में आप जब आपने देखा सो इंटरेक्शन कुछ नहीं दिखा, जस्ट एक डेफिनेशन है। सेकंड लेवल पर जब आप गए तो पॉपुलेशन में आए तो इंटरेक्शन और मूवमेंट आपको दिखा, रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन, सो इंटरेक्शन बढ़ा। अब और कम्युनिटी पे अब आप देखेंगे तो इंटरेक्शन और बढ़ा। सपोज दिस इज अ ज्योग्राफिकल एरिया एंड यहां पर एक स्पीशी तो नहीं होगी, सपोज रणथंभौर, डियर्स भी होंगे, क्रोकोडाइल्स भी होंगे, लेपर्ड्स भी होंगे, वाटर हॉक्स भी होंगे, वाटर हॉक्स भी होंगे। सो व्हेन मल्टीपल स्पीशीज लिव्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, अब वो इंटरेक्शन क्या होगा हम डिटेल में देखेंगे, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, देन दैट विल बी कॉल्ड ए कम्युनिटी। अब इंटरेक्शन किस तरह का होगा? टाइगर्स या एक सेम स्पीशी जो पॉपुलेशन में मौजूद है वो रिसोर्सेज के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए कंपीट करती है, दैट इज द इंटरेक्शन लेवल। बट यहां पर टाइगर्स एंड डियर्स अब एक कम्युनिटी में आ गए हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया में गए पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, सो टाइगर विल प्रे ऑन डियर्स, उनको प्रिडेशन करेगा, उसको खाएगा। डियर्स साथ में यहाँ पर श्रब्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, सो डियर विल ईट दोज श्रब्स। टाइगर एंड लेपर्ड विल फेस कंपटीशन, व्हाई? बोथ आर कार्निवोरस, दोनों कार्निवोरस है। डियर को खाना है, टाइगर और लेपर्ड का फूड एक ही है,
तो वो दोनों आपस में कंपटीशन फेस करेंगे, तो उनमें भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। टाइगर, डियर, लेपर्ड्स वाटर के लिए, वाटर पे डिपेंड करते हैं, सो दे विल इंटरेक्ट विथ क्रोकोडाइल्स। कुछ प्रे डियर्स की कुछ पॉपुलेशन को क्रोकोडाइल भी अटैक करेगा। सो यहाँ पर एक कंपटीशन मिलेगा सभी कार्निवोर्स के बीच में, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स के बीच में, हर्बीवोर्स एंड ग्रीन प्लांट्स के बीच में एक इंटरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? अब मूवमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो दिस विल कॉल्ड ए कम्युनिटी। हाँ, कार्निवोरस उसका बिल्कुल खाते हैं, खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, वो खाते हैं। टाइगर्स घास भी खाते हैं, लेकिन रेयरली, बहुत रेयरली वो घास को खाते हैं। नहीं 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 नहीं, इन यस, अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए एज मेडिसिन। एनिमल्स भी प्लांट्स को मेडिसिनल यूज करते हैं। जब उनका डाइजेशन खराब होता है तब वो कुछ फाइबर लेते हैं, बहुत रेयरली करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको मूवमेंट दिखा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट विल बी कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट लेवल विल बी कॉल्ड इकोसिस्टम। अब आपके इस पॉपुलेशन से आपका मूवमेंट बढ़ा, कुछ नए मेंबर्स जुड़े तो कम्युनिटी बना, एंड देन फिर कुछ और नए मेंबर्स आपके सामने आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड इकोसिस्टम। यस, अब यहाँ पर सीन में या आपके स्टेज पर रोल प्ले करने के लिए आएंगे एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, सो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। मीन्स ये एक यूनिट होती है, किसी भी जगह एक ज्योग्राफिकल यूनिट है। ठीक है, और इस यूनिट की स्पेशलिटी क्या है? इट इज सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। हाउ इट विल बी सेल्फ सफिशिएंट? विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। मीन्स अब यहाँ पर अगर इस ज्योग्राफिकल एरिया में ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कुछ वाटर बॉडीज होंगी, ठीक है, कुछ सॉइल होगा, नहीं प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सॉइल होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा, ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे मिलके। हाँ, सॉइल रॉक में आ गया, ठीक है, इडेफिक फैक्टर्स में आ गया आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक हिल, ये सारा आ गया। इडेफिक फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे इनको भी, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो, ठीक है, ये सारे मिलकर के इन्फ्लुएंस करेंगे इनको। ठीक है, सो देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये यहां से कुछ लेंगे और यहां कुछ देंगे। वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, इडेफिक फैक्टर्स मींस आपकी जो टोपोग्राफी है लैंड की, है ना, वो सारा जो है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बनेगी, जो अपने आप को परपेचुअल बनाए रखने में कैपेबल होगी, एंड दैट सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर विल बी कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब कैसे, देखिए, ये सॉइल, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस प्लांट्स, प्लांट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। प्लांट्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो प्लांट्स की अवेलेबिलिटी हर्बीवोरस को इन्फ्लुएंस करेगी, और हर्बीवोरस की अवेलेबिलिटी कार्निवोरस को करेगी, तो ये चेन चलेगी। सो इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एंड एनर्जी फ्लो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज लाइट। एनर्जी फ्लो की फॉर्म में जो है
एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है और वो इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है। मींस ये सभी आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं आता है तो ये परपेचुअल अपने आप को बनाए रखते हैं। ये लोग मरते रहते हैं, फिर ये अपने न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम को वापस लौटाएंगे। लाइक हम कोई ऑर्गेनिज्म है, वो कार्बन नाइट्रोजन इनसे बना हुआ है, इनके कंपाउंड से बना हुआ है, उसने अपनी बॉडी बिल्डअप की और वो यहाँ से लगातार कंपाउंड्स ले रहा है, वाटर ले रहा है। जब वो मरा देन फिर उसने वापस उसको रिटर्न कर दिया और ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट की तरह से एक साइक्लिकल ऑर्डर में वर्क करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। और वो डिस्टर्बेंस ही हमको आगे जाके एनवायरमेंटल इश्यूज में की फॉर्म में स्टडी करना है। और ये कैसे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस इज द फोर्थ लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपके स्टेज में एबायोटिक फैक्टर्स भी आकर इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो इकोसिस्टम आपको बनता हुआ दिखाई रहा है। एंड देन फिर एनर्जी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, एंड देन फिर अनदर वन इज बायोम। देखिए बायोम क्या है, व्हाट बायोम एग्जैक्टली इज। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट हो सकती है। तो क्या वो बहुत बड़ा होना चाहिए? जरूरी नहीं है। सपोज आपका ये बॉटल है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं, इसको मैं बंद रख दूं हमेशा के लिए तो भी अंदर एक लाइफ चलती रहेगी। सो ये बॉटल भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। आपका फिश एक्वेरियम है, दैट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम। आपकी फिंगर टिप पर एक पानी की एक बूंद है, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम हो सकती है। ठीक है, एक प्लांट है जो यहाँ कहीं आपके बाहर लगा हुआ है, वो प्लांट अपने आप में एक इकोसिस्टम है। वो प्लांट, वो सॉइल और उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो भी इकोसिस्टम के को डिफाइन, उसको भी हम इकोसिस्टम मान सकते हैं। बट बायोम क्या है? बायोम इज ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया composed from many ecosystems and it can be defined due to its specific geographical conditions. Its specific geographical conditions causes development of specific फ्लोरा एंड फाना और वेजिटेशन। फ्लोरा की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं वेजिटेशन, यानी एक ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक वेजिटेशन डेवलप होती है और उस वेजिटेशन की बेसिस पर स्पेसिफिक लाइफ या ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड बायोम। समझ में आ रहा है? अब बायोम एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक पानी की बूंद या एक्वेरियम के फॉर्म में हम उसको नहीं मान सकते हैं। एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी स्पेसिफिक, उन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से स्पेसिफिक वेजिटेशन डेवलप होगा और उस वेजिटेशन की वजह से वहां की अदर जो लाइफ है वो डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, तो डेजर्ट बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर के बना हुआ है। उसमें मैंने कहा कि इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। तो डेजर्ट में एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है ना। देन फिर कोई छोटी पहाड़ी भी हो सकती है, तो वो एक अलग इकोसिस्टम की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल उस डेजर्ट की कुछ अलग या यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। हाई टेम्परेचर, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, है बट लो अवेलेबल है, कहीं कहीं कंसंट्रेटेड या सॉइल में बहुत थोड़ा सा है। पेक्यूलियर टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, वेदर कंडीशन होगी, टेम्परेचर्स, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, वो सारा अलग होगा। उसकी वजह से वहां पर पेक्यूलियर टाइप ऑफ या ऐसे स्पेसिफिक डेजर्ट स्पेसिफिक वेजिटेशन डेवलप होगा। वो वेजिटेशन किससे इन्फ्लुएंस होगा? डेजर्ट की कंडीशन से, डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर के वहां पर वो वेजिटेशन डेवलप होगा। वो एग्जैक्टली कैसे होगा हम डिटेल में देखेंगे। उस वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर वहां पर फिर अदर लाइफ जो है वो डेवलप होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। सो वी विल कॉल इट डेजर्ट बायोम। कैसे होगा? देखिए वेजिटेशन, अब वहां पर पानी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डेजर्ट कोई, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाई टेम्परेचर, सो
प्लांट को कैसा होना चाहिए, आप एक प्लांट है तो आपको कैसा होना चाहिए, आपको जो पानी मिल रहा है आप उसको, या पानी बहुत गहराई में मिल रहा है वहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, सो डीप रूट सिस्टम। ओके, देन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, पढ़ लिया आपने एनसीईआरटी 9th 10th की। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, हाँ यस, हाँ प्लांट्स कुछ जो वाटर वेपर अपने जो है लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, जैसे वो रिलीज करता है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वो और वाटर को अंदर एब्जॉर्ब कर सके। अब उसको और वाटर एब्जॉर्ब क्यों करना है जब वो वाटर रिलीज करके वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाई, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो वो वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। सो वो वाटर को रिलीज कर रहा है, अंदर से और वाटर ले रहा है, उसके साथ और न्यूट्रिएंट्स लेता जा रहा है। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, उससे वाटर लॉस करते हैं प्लांट्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर में और ज्यादा लॉस होने लग जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉस को रोकने के लिए किसी प्लांट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, पत्तियां जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा। सो अब डेजर्ट प्लांट को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लीव्स है उनके साइज को छोटा करना पड़ेगा। सो स्मॉल लीव्स, थॉर्नी लीव्स, कांटे वाली लीव्स, ठीक है, लीव्स विथ क्यूटिकल्स, यानी एक वैक्सी सरफेस होती है। ये सारी डेजर्ट प्लांट्स अपने अंदर क्वालिटीज या एडेप्टेशन डेवलप करेगा, है ना। इसी तरह जो, हाँ न्यूट्रिएंट्स, वो कम न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से ही अपने बॉडी के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मैनेज करेगा। ठीक है, सो ये ऐसे हो गया। जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लाइक रेन फॉरेस्ट वगैरह, तो वहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा करना है। ठीक है, सो लार्ज लीव्स, वो सारी एडेप्टेशन अलग होगी। ठीक है, जहां पर सैलिनिटी जाता है वहां पर कुछ और एडेप्टेशन होगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि एक बायोम ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है दैट हैव ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड फॉना, मींस लाइफ। ठीक है, दैट इज बायोम। और बायोम में फिर आपकी यूनिट्स बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल, यहाँ पर सेम स्पीशी के, देन फिर मल्टीपल स्पीशीज आ गए लेकिन सभी लिविंग, देन फिर आपके एबायोटिक फैक्टर्स आ गए लाइक वाटर, है ना, रॉक, सॉइल, एंड देन फिर और बड़ा हो गया। अब इसका एरिया बड़ा हो गया और क्लाइमेटिक कंडीशंस की फॉर्म की वजह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला कि सवाना बायोम, तो आप उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस से डिफाइन करेंगे, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल, क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं किसी बायोम को। बायोम एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसकी कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जिसके बेसिस पर हम उसको डिफाइन या नेमिंग कर सकते हैं। लाइक डेजर्ट बायोम, है ना, रेन फॉरेस्ट बायोम, मैंने बोला रेन फॉरेस्ट, सो यू विल इमेजिन कि वहां पर रेन बहुत ज्यादा हो रही है, सो ईयरली रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल विल बी हाई। मैंने कहा टुंड्रा, आप इमेजिन करेंगे या फिर आप डिफाइन करेंगे कि टुंड्रा मीन्स उसका कुछ टेम्परेचर है, कुछ रेनफॉल है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से बायोम बनता है। एंड देन लास्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर मीन्स एंटायर अर्थ, हमारी जो पूरी अर्थ है दैट इज बायोस्फीयर। हाँ यस, सो हमारी पूरी अर्थ पे जो भी लाइफ है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, इसके अलावा भी अर्थ को अलग अलग पार्ट में, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, दैट इज एटमॉस्फियर। सो एटमॉस्फियर मींस गैसियस कवरिंग ऑफ आवर अर्थ, दैट इज एटमॉस्फियर। देन फिर हम कहते हैं लिथोस्फियर, सो जो लैंड पार्ट है हमारे अर्थ का दैट इज लिथोस्फियर। एंड देन हाइड्रोस्फियर, सो दैट इज वाटर पार्ट है जो हमारे अर्थ का, दैट इज हाइड्रोस्फियर। एंड बायोस्फियर मींस लाइफ ऑफ एंटायर अर्थ is collective life of entire earth is called, या total sum of life on our earth is called biosphere। लाइफ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो हमारी अर्थ का जो लाइफ वाला पार्ट है उसको हम बायोस्फीयर, सारा सारा, है ना, जहां मींस किसी वॉल्केनिक एज पे अगर कोई बैक्टीरिया भी है वो भी उसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, एंड या फिर हम कलेक्टिवली ये कह देते हैं कि हमारी पूरी जो अर्थ है दैट इज बायोस्फीयर। क्यों, क्योंकि उस पर लाइफ है। अब वो लाइफ इंटरेक्शन कर रही है, अब वो इंटरेक्शन का स्टडी करना है, देन वी विल जंप इनटू
इकोसिस्टम्स। अब वो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये मैंने आपको लिख कर भी दे दिया है। यहां से आते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। हैबिटेट एंड निश क्या है। इसमें अगर मुझे इसको पूरा, हाँ राइट मुझे बताया था। हैबिटेट एंड निश का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका वो जो ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें वो रह रहा है उस टाइम, दैट विल बी कॉल्ड हैबिटेट। सपोज कोई टाइगर है दैट इज लिविंग इन रणथंबोर, एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें वाटर बॉडीज भी हैं, हिल्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, प्लेन्स भी है, रिवर्स, दैट एंटायर geographical area that is providing life support to an organism will be called habitat। उसको habitat कहा जाएगा जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवा है। सपोज एक टाइगर है तो उसको उसका हैबिटेट वो एक फॉरेस्ट है, तो अब फॉरेस्ट में उसको एक वाटर बॉडी भी चाहिए, उसको ग्रासलैंड और वेजिटेशन भी चाहिए जहां पर उसकी प्रे डेवलप हो सके, ग्रासेस श्रब्स भी चाहिए जहां पर वो छिपके रह सके, केव्स भी चाहिए जहां पर वो खराब मौसम में रह सके। ठीक है, ये कलेक्टिव एक ज्योग्राफिकल एरिया दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर लिविंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। दैट इज हैबिटेट। एंड व्हाट इज निश? निश क्या है बताएंगे कोई? आपने तो ये हाँ, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने एंटायर अर्थ को इंक्लूड कर लिया बायोस्फीयर में। हमारी पूरी अर्थ है ना, वो पूरी अर्थ, मैंने बोला पूरी अर्थ मतलब पूरी अर्थ। और हैबिटेट मतलब एक छोटा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसको वो लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज हैबिटेट। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, 400 स्क्वायर किलोमीटर्स में एक फॉरेस्ट है रणथंबोर। मुझे बार बार रणथंबोर याद आता है क्योंकि मेरा बचपन वहां बहुत अच्छा निकला है, मेरे फादर वहां पोस्टेड रहे हैं। हाँ, रणथंबोर मुझे बहुत याद आता है। सो रणथंबोर इज 400 स्क्वायर किलोमीटर का एक फॉरेस्ट है दैट इज हैबिटेट फॉर टाइगर स्पीशी। उसके अंदर एक बड़ी लेक है, दैट लेक इज हैबिटेट फॉर फिश स्पीशीज इन दैट। अब वो फिश स्पीशीज उस लेक से बाहर नहीं जा सकती है, सो दैट इज हैबिटेट। और जो क्रोकोडाइल्स अभी वहां रिसाइड कर रहे हैं, दैट इज हैबिटेट फॉर दोज क्रोकोडाइल। जिस दिन वो सूख जाएंगे फिर वो माइग्रेट करेंगे। क्यों? हैबिटेट लॉस हो गया। बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो फ्रेगमेंटेशन और लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। तो अब वो लेक सूख गई है क्लाइमेट चेंज या काफी लंबे ड्रॉट की वजह से, तो नाउ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, सो क्रोकोडाइल विल माइग्रेट, है ना, क्रोकोडाइल को माइग्रेट करना पड़ेगा। सो हैबिटेट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया। अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बट वो पूरी अर्थ नहीं हो सकता है। एक टाइगर पूरी अर्थ पे जाके नहीं रह सकता, एक क्रोकोडाइल पूरी अर्थ पे नहीं। उसको एक अपनी लाइफ चलाने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। वो जगह जो उसको लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, मींस लाइफ सपोर्ट मींस मींस वो क्या प्रोवाइड करवा रही है? शेल्टर। शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है। एक पेड़ हैबिटेट हो सकता है, एक पेड़ हैबिटेट हो सकता है एक बर्ड के लिए, है ना, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, वहां से उसको फूड मिल जाता होगा, है ना, फूड मिल जाता होगा,
वाटर मिल जाता होगा, ये तीन, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो ये तीन चीजें मिल जाती है, दैट इज हैबिटेट। ये तीन चीजें अगर कोई प्रोवाइड करवा देता है दैट विल बी इंक्लूडेड हैबिटेट। लाइक एक पार्क है, सो वहां पर अगर कोई बर्ड रह रहा है तो उस पार्क के अंदर जो छोटा सा पानी इकट्ठा होता है वहां से वो पानी पी लेता होगा, कुछ कीड़े मकोड़े मार के खा लेता होगा, तो पार्क विल बी हैबिटेट फॉर दैट पर्टिकुलर बर्ड। और एक स्नेक है वहां पर तो उसके लिए हैबिटेट होगा। इसके साथ एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज निश। निश, एक निश क्या है? हैबिटेट, एक हैबिटेट में यही डिफरेंस आपके सामने आने वाला है कि एक हैबिटेट में एक से ज्यादा एनिमल रह सकते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे एनिमल रह सकते हैं। एक फॉरेस्ट है तो क्या वो अकेले टाइगर का है? उसमें लेपर्ड्स भी रहते होंगे, ठीक है, कुछ कंपटीशन रहता होगा, लेकिन फाइनली वो वहां पर रह सकते हैं। मल्टीपल हैबिटेट्स हो सकते हैं अगर वो माइग्रेट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जैसे मैंने कहा पार्क में बर्ड रहता है, तो क्या वो हमेशा उसी पार्क में रहेगा? वो माइग्रेट करके कहीं और सेटल हो सकता है किसी और जगह पे। सो एक एनिमल मल्टीपल हैबिटेट्स में मूव कर सकता है, और एक हैबिटेट में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स या मल्टीपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। बट व्हाट इज निश? निश क्या है? निश इज अ फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट फंक्शनल रोल जो होता है दैट इज निश। कंप्लीट फंक्शनल रोल मीन्स इट्स फूड, इट्स बिहेवियर, फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स, कैसे वो शेल्टर लेता है। यहां पर शेल्टर, फूड एंड वाटर स्टैटिक है, लेकिन यहां पर शेल्टर, फूड एंड वाटर इज नॉट, आर नॉट स्टैटिक, रादर दे आर डायनामिक। कितना वाटर वो कंज्यूम करता है, कितना फूड वो कंज्यूम करता है, किसी पर्टिकुलर किस तरह का फूड वो कंज्यूम कर रहा है, उसकी प्रे किस तरह की है, किस तरह की वो शेल्टर ले रहा है, और स्पेशली मेजरली ये फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है कि वो फूड हैबिट्स उसकी कैसी है। मींस एक हैबिटेट, एक कंप्लीट फंक्शनल रोल इकोसिस्टम के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले कर रहा है, दैट कंप्लीट फंक्शनल रोल विल बी कॉल्ड निश। दैट कंप्लीट फंक्शनल रोल विल बी कॉल्ड निश कहलाएगा वो। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए, एक हैबिटेट में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, ओके। एक निश में, ये इकोलॉजी का रूल है, नेचर का रूल है कि एक निश में दो ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं रह सकते हैं। यानी एक हैबिटेट है तो उसमें दो रह सकते हैं, लेकिन दो ऑर्गेनिज्म का निश है, सपोज N1 एंड N2, तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं होगा। वो एकदम अलग होना चाहिए, या पार्शियली ओवरलैप हो सकता है, लेकिन वो कभी भी N1 N2 साथ में एग्जिस्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे ही किसी एक निश में या दो ऑर्गेनिज्म का निश कंप्लीटली ओवरलैप हो जाता है, सो मींस मेरा कहने का मतलब है कि उनकी कंप्लीट फूड हैबिट्स या फंक्शनल रोल है वो सेम टू सेम है, वो इकोसिस्टम में सेम रोल प्ले कर रहे हैं। और कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। सो कंप्लीटली सेम निश विल लीड टू a severe competition between those species। बिल्कुल, उन दोनों स्पीशीज के बीच में एक बहुत सीवियर कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा अगर उन दोनों का सेम रोल है, और वो कंपटीशन तब तक चलेगा जब तक कि एक स्पीशी एलिमिनेट नहीं हो जाती है। सो निश कैन नॉट बी सेम फॉर टू स्पीशीज, एंड इफ टू स्पीशीज अगर माइग्रेट करके दो सेम फंक्शनल रोल वाली स्पीशीज एक निश में आ गई है, सो इट विल लीड टू ए competition between those species until one species is eliminated, और eliminate नहीं हो जाती है। अब एग्जांपल से समझ में आएगा, eliminate नहीं हो जाती है, और that competition leads to resource partitioning।
रिसोर्स पार्टीशनिंग नहीं हो जाती है, क्या होती है? रिसोर्स पार्टीशनिंग, अब देखिए क्या है ये, एलिमिनेशन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दो स्पीशीज माइग्रेट करते हुए, सपोज कीजिए सेम फंक्शनल रोल की दो स्पीशीज है, वो एक ही निश में आ गई है, एंड देन कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शनल रोल एक जैसा है, सेम फूड हैबिट्स, सेम शेल्टर हैबिट्स, है ना। सो कंपटीशन होगा, और तब तक होगा अगर 100% सेम निश है तो तब तक होगा जब तक कि एक स्पीशी एलिमिनेट नहीं हो जाती है। अदरवाइज वो क्या करेंगे, अपने अपने निश को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में मरते हैं, पेन होता है, अगर कोई लड़के जीत भी रहा है तो भी उसको पेन है। सो वो अपने अपने निश को शिफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा ओवरलैप, या तो 100% में एक चला जाएगा, या फिर क्या होगा कि कुछ ऐसा शिफ्टिंग कर लेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग, मींस दे विल चेंज देयर बिहेवियर। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए टाइगर एंड लॉयन, सेम बॉडी साइज, सेम फूड हैबिट, सेम फूड रिक्वायरमेंट, लैंड एनिमल्स, जमीन पे चलते हैं, सेम स्पीड, ऑलमोस्ट सेम स्पीड, सब कुछ एक जैसा है। सो हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारे लॉयन थे पहले, बहुत सालों पहले लॉयंस थे, फिर नॉर्थ से टाइगर्स माइग्रेट करते हुए इंडियन मेनलैंड में आए। सेम फंक्शनल रोल रखते हैं लॉयंस एंड टाइगर्स, सेम फूड हैबिट्स, सेम बॉडी साइज, ऑलमोस्ट सेम बॉडी साइज, सो दैट लेड टू ए ओवरलैपिंग निश, और देन दिस लीड टू ए कंपटीशन बिटवीन टाइगर्स एंड लॉयंस। और ये कंपटीशन तब तक चला जब तक कि लॉयंस धीरे 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 एलिमिनेट नहीं होगा, मेनलैंड इंडिया से खत्म हो गए बिल्कुल, और सिर्फ इंडिया में एक ही जगह पे अब एशियाटिक लॉयन है, दैट इज गुजरात गिर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। टाइगर एंड लेपर्ड, ये दोनों भी कभी किसी टाइम एरा में माइग्रेट करते हुए एक निश में आए होंगे, एंड देन फिर कंपटीशन हुआ। लेपर्ड ने देखा कि एलिमिनेट होने से बेटर है कि अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस कर लेता हूं, एंड निश को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं टाइगर के निश से। देन लेपर्ड्स ने अपना बिहेवियर चेंज किया, दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज। टाइगर का जो हंटिंग टाइम होता है उससे अलग टाइम में वो हंटिंग के लिए निकलते हैं, ताकि टाइगर से सामना हो ही नहीं, क्योंकि टाइगर जब भी देखेगा लेपर्ड को वो ट्राई करेगा उसको मारने का। तो उसके लिए उसने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया, और अपने हंटिंग टाइम को टाइगर के जो हंटिंग टाइम है उससे शिफ्ट कर दिया। सो कभी भी एक जगह, मान लो एक डियर हर्ड है, उस पर अटैक टाइगर भी कर रहा है, लेपर्ड भी कर रहा है, और फिर टाइगर, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और डियर्स को, है ना, है ना। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, हंटिंग टाइम को शिफ्ट कर दिया, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज कर दिया, और अपनी शेल्टर हैबिट्स को चेंज कर दिया। सो दिस लेड टू रिसोर्स पार्टीशनिंग। व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग? रिसोर्स पार्टीशनिंग इज changing of behavior of one species to avoid competition with another species। एक दूसरी स्पीशी जो कॉम्पिटिटिव स्पीशी है उसके साथ कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अपने बिहेवियर में चेंजेस करके वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं रिसोर्सेज का। इस टाइम आप अटैक करो डियर हर्ड पे, या वाटर बॉडी पे पानी पीने के लिए आप आओ, इस टाइम आप आओ, मैं पेड़ पर रहूंगा, आप जमीन पर रहो। सो हम एक ही फॉरेस्ट में आपस में सरवाइव कर सकते हैं। so, ये है निश और हैबिटेट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज माइक्रो हैबिटेट। तो हैबिटेट के अंदर भी एक माइक्रो हैबिटेट होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कुछ पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर टाइप की एल्गी होती है जो लो लाइट या शेडो एरियाज में उगती है, ठीक है, शेडो में। सो वो जो है उसके लिए माइक्रो हैबिटेट हो गया। तो वो किसी चट्टान के नीचे, है ना, किसी पहाड़ी की चट्टान के नीचे ही वो डेवलप होगी, तो दैट इज माइक्रो हैबिटेट, है ना। तो कोई रिवर है तो उस रिवर के अंदर शेडो एरियाज के अंदर ही पर्टिकुलर, या जो मडी एरियाज है वहीं पर पर्टिकुलर क्या कहते हैं, प्रोटेस्टा या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा वगैरह है ना, स्नेल्स हैं, वो डेवलप रहते हैं। तो वो रिवर उनके लिए हैबिटेट है, और रिवर बैंक में जो मडी एरिया है या हाइड्राज हैं वो रिवर के बैंक पर जो पत्थर होते हैं वहां पर रहते हैं, तो वो उनके लिए
माइक्रो हैबिटेट हो गया। सो हैबिटेट के अंदर वो पर्टिकुलर एरिया जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए वेरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या सिर्फ वो वही पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो हैबिटेट। वो कंप्लीट रिवर उसके लिए हैबिटेट का काम कर रही है, बट वो पर्टिकुलर एरिया वो उससे बाहर ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है, सो दैट विल बी कॉल्ड माइक्रो हैबिटेट। तो ये हैबिटेट एंड माइक्रो हैबिटेट के बीच में कॉन्सेप्ट फंक्शनल रूल। हाँ, आप देखिए फंक्शनल रूल क्या हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक फैक्टर्स में। टाइगर का क्या फंक्शनल रूल होता है? टाइगर क्या है? एक प्रीडेटर है। यस, प्रीडेटर का क्या काम होता है? वो प्री की पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। अगर टाइगर को मैं किसी फॉरेस्ट से या प्रीडेटर्स को किसी फॉरेस्ट से एलिमिनेट कर दूं, तो सारे जो हर्बीवोरस है वो सारे पेड़ पौधों को खा जाएंगे, है ना, और सारे पेड़ पौधे खा जाएंगे तो फिर वो पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। सो मैंने क्या कहा था, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। अगर एक भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर आप हटा देंगे तो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बताया था ना मैंने, सेल्फ इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट। अगर सपोज एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है, उसमें से मैंने टाइगर्स को हटा दिया। ऐसा हुआ भी था जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो वो हिल स्टेशंस पे अपने बैशन बनाते थे। उनके जो बड़े ऑफिसर्स होते थे वो हिल स्टेशंस में चले जाते थे गर्मियों में, तो वहां पर वो बड़े बड़े एरियाज को साफ करते थे, वहां पे बड़े बड़े बंगलोज वगैरह बनाते थे। एंड देन वहां पर जो टाइगर एंड लेपर्ड्स होते थे, स्नो लेपर्ड्स और जो नॉर्मल लेपर्ड्स, वो देखते थे कि ये यूजलेस है, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोग अब हम उनके रूलर्स हैं तो लोग हमको आके शिकायत कर रहे हैं, सो जस्ट किल देम, मार देते हैं उनको। उन्होंने वहां से टाइगर्स को एलिमिनेट करना शुरू किया, लेपर्ड्स को या प्रीडेटर्स को मारना शुरू किया। सो उसका नतीजा ये आया कि वहां पर हर्बीवोरस इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो आते थे हर्ड्स के हर्ड्स, और वो खेतों को, लोगों के खेतों को खा जाया करते थे। सो फिर ये एक कंक्लूजन इस स्टडी से पता चलता है कि प्रीडेटर्स आपको यूजलेस नहीं लगते हैं कि वो खतरनाक जानवर, तो वो यूजलेस है। वो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं, और इससे क्या होता है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। क्यों? सपोज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें एक से ज्यादा हर्बीवोरस है, डियर्स, विल्ड बीस्ट्स, ठीक है, बफेलो ले लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी कंपटीशन है। हर्ब्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वेजिटेशन के लिए कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, और इनका कंपटीशन इस लेवल तक जा सकता है, जो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं वो ज्यादा खाएंगे, और धीरे धीरे जिनकी पॉपुलेशन धीरे बढ़ रही है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि किसी किसी जगह पर स्पीशी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज स्पीशी बायोडाइवर्सिटी? एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा स्पीशीज अगर मौजूद है तो दैट इज स्पीशी बायोडाइवर्सिटी। अब मान लीजिए 4 हर्बीवोरस वहां पर है, उनमें से 2 एलिमिनेट हो गए, तो अब आपकी स्पीशी बायोडाइवर्सिटी कम हो गई। एक ज्योग्राफिकल एरिया में मान लो डियर्स, विल्ड बीस्ट, बफेलो, वाटर हॉग, ये 4 हर्बीवोरस है, तो 4 स्पीशीज है तो डाइवर्स हैं ये। अगर मैं 2 को एलिमिनेट कर दूं तो डाइवर्सिटी कम हुई, हर्बीवोरस अभी भी है लेकिन अब डाइवर्सिटी कम हुई, और जितनी कम डाइवर्सिटी उतना इनस्टेबल इकोसिस्टम, वो आगे देखेंगे, ठीक है, इनस्टेबल इकोसिस्टम। तो प्रीडेटर है सपोज लॉयन। अब सपोज डियर एंड विल्ड बीस्ट डोमिनेटिंग है कि जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। सो धीरे धीरे अगर लॉयन ना हो तो ये इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल कर लेंगे सारा। सो अगर लॉयन है तो वो क्या करेगा, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो इजीली कैचेबल भी यही है, इनकी डेंसिटी ज्यादा तो इजीली कैचेबल है, तो ये लॉयन ज्यादा इनका शिकार करेगा और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। सो आपकी ओवरऑल प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और इनडायरेक्टली ये किसी इकोसिस्टम के अंदर वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखता है। सो ये यूज है किसी, या सिग्निफिकेंस है किसी प्रीडेटर का किसी इकोसिस्टम के अंदर, वो और आगे हम देखेंगे। यस, हर ऑर्गेनिज्म का निश
एकदम अलग होगा। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक ही निश पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और एग्जिस्ट करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है क्या होने वाला है। ये होगा या तो फिर एलिमिनेशन होगा या रिसोर्स पार्टीशनिंग आपके सामने आएगी। एंड देन फिर निश, सो ये एक एग्जांपल मैंने एक ऐड किया है। जैसे एक पेड़ है, एक हैबिटेट है, इस पर 3 अलग अलग बर्ड हैं, लेकिन वो अपने निश को शिफ्ट करके रखेंगे एक ही हैबिटेट में एग्जिस्ट करने के लिए। यानी एक, ये एग्जांपल आपको बता रहा है कि एक हैबिटेट में मल्टीपल स्पीशीज रह सकती है, बट फिर वो अपने निश को शिफ्ट करेगी। ये अपर कैनोपी में रहेगी, कैनोपी में रहेगी, ये मिडिल एरिया में रहेगी, और ये यहाँ पर रहेगी, ठीक है, लोअर एरिया में रहेगी। इसका एग्जांपल हमने लॉयन एंड टाइगर एंड लेपर्ड की फॉर्म में भी हमने देख लिया किस तरह से निश शिफ्टिंग की जाती है, रिसोर्स पार्टीशनिंग की जाती है। सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन, इकोक्लाइन एंड एज इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, इसको मत पढ़िएगा, समझ लीजिए, मैंने आपको नोट्स बना के दे दिएगा, ठीक है। इकोटोन क्या है, वहीं चलते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इकोटोन क्या है? दो इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम्स क्या है? एक पर्टिकुलर सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट जो एक बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन में रखती है। दो इकोसिस्टम्स हैं। अब देखिए, या दो बायोम्स हैं, ठीक है, दो बायोम्स हैं जो हर बायोम की एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और जिसकी वजह से वहां पर एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, एक बायोम 1 एंड बायोम 2। इन दो बायोम्स के बीच में एक बॉर्डर लाइन होगी। तो क्या कभी आपने ऐसे देखा है, आपने ट्रेवल की होगी, आप साउथ किसी डेंस फॉरेस्ट से, या राजस्थान में आपने अगर ट्रेवल की होगी, सपोज आप साउदर्न राजस्थान में जो डेंस फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं, वहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं, उदयपुर से राजसमंद, है ना, जिले तो पता है ना राजस्थान के, सभी राजस्थानी है, ठीक है। राजसमंद से होते हुए आप पाली में एंटर करते हैं। पाली एक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, और उदयपुर राजसमंद फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर अरावली हिल्स होती है, डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन या कार चल रही है और रोड पर एक ऐसी जगह आ जाए कि सडनली इधर देखे तो डेजर्ट है और इधर देखे तो आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है? ऐसा होगा कि आपने कदम उठाया तो डेजर्ट में आ गए, और कदम उठाया तो पीछे लिया तो फॉरेस्ट में आ गए? ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होता जाएगा, फिर फॉरेस्ट, फिर श्रब्स, झाड़ियां बचेंगी, फिर घास, है ना, ग्रास लैंड आएगा, एंड देन फिर कोर डेजर्ट आएगा। यानी दो बायोम्स हैं, सपोज डेजर्ट बायोम एंड फॉरेस्ट बायोम, उनके बीच में जो बॉर्डर होती है वो सडन बॉर्डर नहीं होती है, सडन डिक्लाइन नहीं होता है, रादर एक ग्रेजुअल चेंज आता है, एक जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और उसके बेसिस पर जो है वेजिटेशन और लाइफ के अंदर, ठीक है। इस ग्रेजुअल चेंज के बीच का जो ट्रांजिशन का जो जोन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, इसको मैं ट्रांजिशन जोन बोलता हूं, ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन होता है, इसमें अलग तरह की क्लाइमेटिक या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वेजिटेशन होती है, और डाइवर्सिटी होती है, एंड दिस जोन इज कॉल्ड इकोटोन। इकोटोन। और इकोक्लाइन क्या है? वो जो डिफरेंस है, ग्रेडियंट चेंज है, इस जोन को कौन डिफाइन कर रहा है? इकोटोन। और जो फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हैं दोनों बायोम्स के बीच में, उनका जो, वो जो फैक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, उन फैक्टर्स को क्या कहेंगे? इकोक्लाइन कहेंगे, ठीक है। जगह एक ही है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, लाइक सॉइल टाइप, टेम्परेचर, salinity, these factors will be included in ecocline and this zone will be called ecotone। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फैक्टर्स आर मींस
specified as ecocline. The transition zone is defined as ecotone. So what is ecotone? It's a transition zone between two biomes or two different ecosystems. Biomes में भी हो सकता है, two different ecosystems के बीच में जो transition zone है, that is called ecotone. And the factors which are changing are called ecocline. जो gradient change आ रहा है, this is ecocline. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? इकोटोन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पेक्युलियर टाइप ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है. क्यों? एक अलग ही कंडीशन मिलती है, यहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलती है, और इस कंडीशन में एक हाई बायोडाइवर्सिटी होती है. क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन है, तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वो दोनों इसको यूज कर रही है, मूवमेंट कर रही है. ठीक है. और लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगी, इस इकोटोन तक एंटर करके चली जाएगी, और यहां से ये भी ट्रांजिशन जोन तक आएंगे. तो एक तो ये दोनों बायोडाइवर्सिटीज हैं, ये यहाँ पर एड ऑन हो गई है, तो यहाँ की ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन दोनों जोन की कंपैरिजन में ज्यादा है. एक बात. दूसरा, यहां की जो कंडीशंस है उसकी वजह से कुछ अलग तरह की स्पीशीज भी यहां पर डेवलप होती है, जो सिर्फ यहां मिलेगी, वो ना यहां जाएगी ना यहां जाएगी, बस यहीं रहेगी हमेशा. तो यहां पर बायोडाइवर्सिटी इन दोनों की कंपैरिजन में हमेशा ट्रिपल होगी, है ना. 3 गुना हो गए ना, इधर वाले आ गए, एंड देन फिर यहां पर जो स्पेसिफिक स्पीशीज जो यहीं रहने के लिए अपने आप में एडेप्टेशन करती है वो आ गई, तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन और व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ इकोटोन? इट हैव हायर डाइवर्सिटी देन द टू इकोसिस्टम्स. ठीक है. वो जो दो इकोसिस्टम है जिनके बीच में ये है, उनकी कंपैरिजन में हाई डाइवर्सिटी होगी, और इट इज होम ऑफ पेक्युलियर स्पीशीज. अलग तरह की अनोखी स्पीशीज का होम होती है ये. देखिए कैसे, कौन कौन से इकोटोन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. देखिए, इकोक्लाइन जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनका स्टडी है. ठीक है. वो कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं. देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था. एक फॉरेस्ट से आप एक डेजर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो बीच में इकोटोन आएगा वो एक ऐसा ग्रासलैंड होगा जहां पर जो ग्रास मिलती है वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगी, ना तो उस फॉरेस्ट में मिलेगी ना ही उस डेजर्ट में मिलेगी. सो सवाना बायोम्स, है ना. सवाना इज ए एग्जांपल ऑफ इकोटोन. ठीक है. इकोटोन का एग्जांपल है सवाना, जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में मिलता है. सबसे अच्छा, और हमारे राजस्थान में ये देखने को मिलता है. ठीक है. एंड देन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट. ठीक है. एस्चुराइन सिस्टम्स. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. रिवर बैंक एंड मार्श लैंड, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, अब देखिए, एक रिवर बैंक का एग्जांपल है यहाँ पर. ये लैंड जोन, ये एक्वेटिक जोन, और यहाँ पर रिवर बैंक है. सो यहाँ पर शैलो वाटर्स हैं, तो यहाँ पर एक अलग तरह की स्पीशी होगी. ठीक है. ग्रासलैंड का एग्जांपल आपको होगी, वहां पर जो पर्टिकुलर ग्रास एंड शर्ब्स मिल रही है वो सवाना में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी. बहुत इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. अब मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहां पर एक ऐसा रीजन जहां पर सी या सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिल रहे हैं. ठीक है. वहां पर जब फ्रेश वाटर रिवर जो है डेल्टा डिपॉजिट करेगी, और वहां पर एक अलग तरह की वाटर कंडीशंस बनेंगी और सॉइल कंडीशंस बनेंगी. एक ऐसी सॉइल जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जहां पर सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वाटर लॉग कंडीशन ज्यादा है. ठीक है. ठीक है. डेल्टा रीजन जो होते हैं, लाइक गंगा नदी जा रही है, तो वो फ्रेश वाटर लेकर आ रही है, एंड देन फिर वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डंप कर रही है, साथ में बहुत सारी सॉइल लेकर आ रही है, वो वहां पर डिपॉजिट कर रही है सॉइल. सो वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट डेवलप होगा. मैंग्रोव फॉरेस्ट कैसी कंडीशंस में डेवलप होता है? जहां पर
सैलिनिटी, वाटर सैलिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि रिवर वाटर और ओशन वाटर आपस में मिल रहे हैं, प्लस वहां पर सॉइल डिपोजिशन है, सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, और वो सॉइल दूसरी डिपोजिटेड सॉइल जो होती है उससे अलग होती है। जो गंगा अपने जो बेसिन में जो सॉइल डिपोजिट करती है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, राइट है ना, मिनरल रिच होती है। बट यहाँ पर सलाइन वाटर आके उस सॉइल की सैलिनिटी को बढ़ा देता है, सो सॉइल सैलिनिटी बहुत हाई होगी, प्लस वाटर लॉग होगा, कंप्लीट ड्राई सॉइल नहीं होगी, जो मार्श टाइप एरिया होगा, पानी में डूबा हुआ एरिया होगा, सो वाटर लॉग कंडीशंस होगी, वहां पर एक अलग ही तरह की लाइफ डेवलप होती है। मैं दिखाता हूं आपको इसका एग्जांपल। ये देखिए, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज में से एक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इसमें सुंदरवन के ये कुछ इमेजेस मैंने ऐड किए हैं। तो लाइक दिस मड फिश, ये अलग ही तरह की एक फिश है जो मड में तैरती है, पानी में नहीं तैरती है। इसके गिल्स जो है इस तरह से अडेप्ट होते हैं कि ये सेलाइन मड में, जिसमें नमी, नमक या सेलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, उस मड में ये डेवलप होती है। सो मड डिगर कहते हैं इसे। सो इस तरह से कई तरह के एम्फीबियंस वाटर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। क्रैब्स की कई तरह की जो है स्पीशीज मिलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कंडीशंस में ही ये एडेप्टेड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एम्फीबियंस, कई तरह के एक्वेटिक प्लांट्स, प्रोटेस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक क्रैब्स वगैरह हैं, ठीक है, हाइड्राज, स्नेल्स। तो यहाँ पर इस तरह से बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है। एंड देन दिस इफेक्ट, बायोडाइवर्सिटी डेवलप है यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ हाई presence of high biodiversity in ecotone region is called edge effect. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? एज, हाँ, यस, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन कैसा ट्रांजिशन जोन? जहां पर रिवर अपना फ्रेश वाटर और सॉइल डंप कर रही है या डिपोजिट कर रही है, साथ में उसके साथ आकर के मिल रहा है ओशन वाटर जो सेलाइन होता है, और वहां पर कुछ खास तरह की कंडीशंस होती है। कैसी होती है वो हम आगे बात करेंगे। इसी तरह एस्चुराइन सिस्टम्स होते हैं जहां पर रिवर वाटर और ओशन वाटर मिल रहे होते हैं। सो वहां पर एस्चुराइन इकोसिस्टम डेवलप होते हैं। यूजुअली एस्चुराइन में जब डेल्टा डेवलप होने लगता है तो वहां पर मैंग्रोव कंडीशंस आती है, तो वो मैंग्रोव्स बनते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो है इकोटोन के एग्जांपल्स हैं। यहां तक समझ में आ गया? यस, ना ना, एज इफेक्ट इज द इफेक्ट, वो इफेक्ट जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है इकोटोन में, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट, ठीक है। एज इफेक्ट कहलाता है। यस, ट्रांजिशन जोन में ही होता है। एज इफेक्ट इज द इफेक्ट ड्यू टू विच biodiversity, presence of biodiversity grow in an ecotone। किसी इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, समझे नहीं। बस ये है एज इफेक्ट, कि ये जो रीजन है इसमें जो हाई बायोडाइवर्सिटी की जो प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस का जो इफेक्ट है उसको नाम दिया गया है एज इफेक्ट। यही है, प्रेजेंस ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी की प्रेजेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब ये आपको वो ट्रेवल वाला जो मैंने बताया है, तो इस तरीके से है कि कहीं भी एक बीच में एक ग्रेडियंट जोन होता है इनके बीच में, जहां पर इकोटोन प्रेजेंट होते हैं। टुंड्रा, टेम्परेट, सबके बीच में इकोटोन की प्रेजेंस होती है। और हाईली रिच बायोडाइवर्सिटी इकोटोन्स यूजुअली आपको मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में, ठीक है। मैंग्रोव्स में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एक फैक्टर्स के बारे में, कि हमने दो तरह के फैक्टर्स के बारे में बात की थी। दोज आर बायोटिक फैक्टर्स एंड
एबायोटिक फैक्टर्स, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और इससे आप और ज़्यादा अंदर डीप डिगिंग कर पाएंगे इको सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, इकोसिस्टम एंड बायोम्स के अंदर। सो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दोज आर बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। और इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है और शेलो लेवल पर आपने देख लिया है कि किस तरह का इंटरेक्शन मिलता है इन फॉर्म ऑफ कंपटीशन, है ना, इन फॉर्म ऑफ कंपटीशन आपने देखा है। एंड एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स वो फैक्टर जो लिविंग नहीं है, मीन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। तो इनको हम किस किस फॉर्म में करते हैं, लाइक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यस, बायोटिक एंड नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। अब उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, वाटर वगैरह, ठीक है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स, जो ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी वहां पर मौजूद है, ठीक है, हिली रीजन, प्लेन्स या डून्स है डेजर्ट में, वो सारे टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। एंड देन फिर इडेफिक फैक्टर, दिस मीन्स सॉइल, सॉइल क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है किसी इकोसिस्टम के अंदर। सो इडेफिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स, इनको हम अलग डिस्कस करेंगे। सो अगर क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है, टेम्परेचर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है लिविंग, हाँ, यस, टेम्परेचर गोल्डीलॉक्स जोन पढ़ा था ना आपने, so, वहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टार और उसके प्लेनेट के, स्टार के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें वो रीजन जहां पर एक 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 ऐसा टेम्परेचर मिले जहां पर लाइफ फ्लोरिश हो सके। सो टेम्परेचर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उनको कंटिन्यू करने में या उनको कंडक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो उस कम टेम्परेचर में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या बायोकेमिकल एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो टेम्परेचर, और टेम्परेचर को फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है उसकी बात करते हैं, कैसे उसमें रिएक्शन आता है। सो अगर एक टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बदल रहा है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, लाइक ह्यूमन का कुछ बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, ठीक है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। सो अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी से अगर वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंडोथर्म, एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म। एक्टोथर्म, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, बाहर से आ रहा है, एंडो मीन्स इंटरनल, अंदर से आ रहा है। सो अगर आपका थर्मल रेगुलेशन इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से आप कर पा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्म। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एंड देन एक्टोथर्म, अब वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं अपने इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, सो वो बाहर से ही कुछ ऐसा करेंगे कि वो मींस कर सकें, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एक्टोथर्म ऑर्गेनिजम्स, लाइक दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस होते हैं, फिशेस होती हैं, सो ये क्या करती हैं अपने टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, फिर अंदर से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से अगर हीट जनरेट नहीं कर पा रही तो फिर वो कुछ अपने बिहेवियर में चेंजेस के थ्रू या कुछ बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल एस्टिवेशन, समर स्लीप,
है ना, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, है ना, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, तो वहां पर अपनी बॉडी एक्टिविटीज को वो लो कर देते हैं, ठीक है। या फिर बॉडी जो है समर, हाई टेम्परेचर में समर स्लीप लेंगे तो बॉडी एक्टिविटीज को लो करने के लिए वो समर स्लीप में चले जाएंगे। या फिर वो एस्टिवेशन, पोर फॉर्मेशन, ये सारे करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के लिए वो अपना एक्टिविटी दिखाते हैं। सो एंडोथर्म मींस वो वार्म ब्लडेड है, अपने ब्लड और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ही वो मैनेज कर लेते हैं, और एंडोथर्म में फिर वो अलग अलग बिहेवियरल चेंजेस के थ्रू अपना मैनेजमेंट करते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर लाइफ को वाटर में कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी लेक या वाटर बॉडी में टेम्परेचर चेंजेस के साथ साथ लाइफ की डेंसिटी या लाइफ की फॉर्मेशन है वो भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम लेते हैं या यहां पर ले लेते हैं। देखिए कैसे वाटर में लाइफ को टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। एक वाटर बॉडी है, समर सीजन में वाटर बॉडी का अपर टेम्परेचर हाई होता है और लोअर टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, सो 3 लेयर्स बन जाती है। तो अपर टेम्परेचर में मूवमेंट की वजह से ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा रहेगा, सो ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा रहेगा तो यहां पर लाइफ फ्लोरिश करेगी। बट लोअर लेयर्स में जैसे जैसे आप मूव करेंगे टेम्परेचर लो होगा और ऑक्सीजन फ्लो कम होगा, क्योंकि हॉट वाटर हल्का होता है, सो वो ऊपर ही बना रहेगा और कोल्ड वाटर नीचे एक्यूमुलेट रहेगा, तो इनके बीच में ऑक्सीजन का कोई एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर लाइफ कम होगी और यहाँ पर लाइफ ज्यादा होगी, अपर लेयर्स में ज्यादा लाइफ होगी। देन फिर अगर समर के बाद अगर ऑटम आता है, सो क्या होगा, टेम्परेचर ओवरऑल सेम हो जाएगा, इवन हो जाएगा, अप्रोक्स 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मींस टेम्परेचर अगर इवन है तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सो वाटर फ्लो इजीली होता रहेगा। तो यहाँ पर जब एयर वाटर से टकराएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवर होती रहेगी और वो फ्लो के थ्रू नीचे भी जाती रहेगी, तो ओवरऑल पूरी वाटर बॉडी में लाइफ यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी डेवलप होगी और उनके साथ साथ दूसरी लाइफ भी डेवलप होती जाएगी। सो पूरी लेक में लाइफ मिलेगी, जबकि समर में आपको अपर लेयर में लाइफ मिलेगी, लोअर में नहीं मिलेगी, ठीक है। देन फिर विंटर आ जाता है, सो विंटर में अपर लेयर पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है सपोज, एंड देन फिर अपर लेयर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, तो अपर लेयर में लाइफ कम मिलेगी और नीचे कंपैरेटिवली टेम्परेचर हाई रहता है, सो यहां पर लाइफ मिलेगी, ठीक है। देन फिर स्प्रिंग, अगेन इवन टेम्परेचर हो जाएगा, सो आपको पूरी वाटर बॉडी में लाइफ फ्लोरिश होती हुई मिलेगी। सो आप देखेंगे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लेवल में स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, लाइफ स्ट्रेटिफिकेशन, टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन फ्लो में जो है ब्लॉकेज आता है, एंड देन फिर लाइफ भी स्ट्रेटिफाइड हो जाती है, मींस अपर लेयर में लाइफ मिलेगी या फिर लोअर लेयर में लाइफ चली जाएगी, या लाइफ का जो लेवल है या कम हो जाएगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन कम होता जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे। जबकि इवन टेम्परेचर वाले जो सीजन्स हैं, यहां पर आप देखेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं रहता है और पूरा वाटर एक टेम्परेचर में आ जाता है, सो लाइफ फ्लोरिश होती है इवन टेम्परेचर में। तो इस तरह से वाटर में भी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग है, सो स्प्रिंग इस तरह से होता है। देन फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज लाइट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट अवेलेबिलिटी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करती है? सो जो सन है
हमने पहले भी पढ़ा है शायद, है ना। सन अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। अर्थ पे जो एनर्जी है वो सारी सन की एनर्जी में है। अगर आप, हमने एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो भी फाइनली सन से ही मिले हैं हमें। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स थे, जो लिविंग फाइटोप्लैंक्टन्स थे, उन्होंने जो सन से एनर्जी कैप्चर की थी वही कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में आज जो हम निकाल रहे हैं। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और सन से एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? लाइट की फॉर्म में। लाइट से, ठीक है, ये जो लाइट है ये सबसे पहले मिलेगी प्रोड्यूसर्स को या प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स। देन प्लांट्स के बाद कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स मींस हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो फाइनली जो कार्निवोरस है, जो डियर को मार के खा रहा है, टाइगर, वो भी एनर्जी किससे ले रहा है? सन से। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट जो है वो लाइफ को या इकोसिस्टम्स के टाइप को डिफाइन करने में या एडेप्टेशन को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इक्वेटर है, इक्वेटर्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में सनलाइट सबसे ज्यादा मिलती है, तो बायोडाइवर्सिटी आपको सबसे ज्यादा इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलेगी। हाँ, कैसे आया, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। बिल्कुल है। सनलाइट से प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया, तो डियर ने एनर्जी इनडायरेक्टली प्लांट से ली, डायरेक्टली प्लांट से ली, बट इनडायरेक्टली कहां से ली? सन से। एंड डियर को किसी टाइगर ने खाया, सो टाइगर ने एनर्जी कहां से ली? सन से ली। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन हुआ। सो अब अगर मान लीजिए लाइट अवेलेबिलिटी की बात करें अगर ट्रॉपिक्स में, तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ज्यादा है तो आपको डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, और यहाँ पर एक अलग तरह का एडेप्टेशन मिलेगा। देन फिर आप पोर्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लाइट अवेलेबिलिटी कम है, सो यहाँ पर प्लांट्स में और लाइफ में एक अलग तरह का एडेप्टेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सिमिलरली अगर वाटर बॉडीज की बात करें, सो अगर कोई वाटर बॉडी है तो अपर लेयर सबसे ज्यादा लाइट रिसीव करती है, सो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, और फाइटोप्लैंक्टन के बाद फिर उनको खाने वाले जूप्लैंक्टन्स ज्यादा होंगे, फिर उनको खाने वाली फिशेस, अदर फिश जो है स्पीशीज ज्यादा मिलेगी। तो अपर लेयर्स में डाइवर्सिटी या लाइफ ज्यादा मिलेगी। एंड देन फिर जैसे जैसे हम डीप जाते हैं लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, सो यहाँ पर लाइफ कम होगी, और जो बॉटम लेवल है वहां पर लाइफ मिलेगी ही नहीं, या मिलेगी तो कीमोट्रॉप्स मिलेंगे आपको। हम आगे देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अंदर दो तरह के होते हैं, जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड कीमोट्रॉप। तो जो लोअर लेवल है वहां पर केमोट्रॉप्स मिलते हैं। मींस ये सनलाइट से अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि कुछ और मींस यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं सल्फर के, ठीक है, उन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस से अपना फूड डिराइव करते हैं। ये कीमोट्रॉप बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये यहाँ पर ये मिलेंगे आपको। सो आप देख रहे हैं कि लाइट भी एक इम्पैक्ट डालती है जो है लाइफ की डाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। एंड देन फिर सॉइल, तो सॉइल भी आपका एक इम्पैक्ट डालेगी। किस तरह से डालती है वो हम देखेंगे कि सॉइल की क्वालिटी, अगर उसमें सैलिनिटी ज्यादा है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एक अलग तरह का एडेप्टेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। सॉइल में अगर लो न्यूट्रिएंट है तो एक अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। सो ये है, ठीक है। उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए वाटर चाहिए। हमारी बॉडी भी वाटर से बनी हुई है, ठीक है, हमारी बॉडी में मेजर पार्ट जो है वो वाटर का है। सो वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वो एक अलग रोल प्ले कर रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो किस तरह के एडेप्टेशन आपको देखने को मिलते हैं इनकी वजह से, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर के साथ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दो तरह के उसके रिएक्शन या उसके एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट केस है दैट इज अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आपको दिखाई देती है तो किस तरह से एडेप्टेशन दिखाई देता है।
टेम्परेचर के साथ आपको एडेप्टेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर एडवर्स टेम्परेचर कंडीशंस लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती है या शॉर्ट ड्यूरेशन तक बनी रहती है, तो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं या एडेप्टेशन करते हैं वो देखते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इसका रिएक्ट होता है दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मींस अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एडवर्स कंडीशन आती है, फॉर एग्जांपल साइबेरिया, अभी विंटर सीजन में साइबेरिया में -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा। सो आप देखेंगे कि वहां पर जो भी बर्ड्स हैं वहां पर उनको फूड अवेलेबल नहीं होगा, लिविंग कंडीशंस वहां पर रहती नहीं है। सो वो माइग्रेट करेंगे ट्रॉपिक्स की तरफ, मींस इंडिया या ऐसे कंट्रीज जहां ट्रॉपिक्स में इवन टेम्परेचर मिलेगा। हमारे लिए ये ठंडा है बट उनके लिए नहीं है। सो वहां पर वो माइग्रेट करेंगे। यहाँ पर यूजुअली वो नदियों और झीलों के किनारे अपने घर बनाते हैं और फिर वहां पर उनको बर्ड्स फिशेज, एम्फीबियंस, कीड़े वगैरह खाने को मिलते हैं। तो फूड भी मिला हुआ है और इवन टेम्परेचर कंडीशन से। सो वो यहाँ पर रहेंगे, अपने अंडे देंगे, अपने चिकन्स को ग्रो करेंगे एंड देन फिर माइग्रेट करके वापस जब यहाँ पर हॉट कंडीशंस आ जाएंगी जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, सो यहाँ से उड़ करके वो फिर पोलर रीजन की तरफ या साइबेरिया इस तरफ चले जाएंगे। सो माइग्रेशन आपको दिखाई देगा। सेकंड होगा सस्पेंशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर शॉर्ट टर्म में है तो वो सस्पेंड करते हैं अपनी लाइफ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। सो इस तरह से वो एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। इसके लिए एग्जांपल है लाइक सीड डोरमेंसी। सीड्स होते हैं वो किसी एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन में नहीं उगते हैं। सो वो वहां हॉल्ट रहेंगे, डोरमेंट फॉर्म में रहेंगे और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो उग जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केप फ्रॉम शॉर्ट टर्म एडवर्स कंडीशन, ठीक है। देन फिर हाइबरनेशन, ये दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप। ये आपको जैसे पोलर बियर्स में देखने को मिलती है विंटर स्लीप, ठीक है, कई ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। देन फिर एस्टिवेशन, दैट इज समर स्लीप। समर स्लीप लाइक फिशेज एंड स्नेल्स कई तरह के होते हैं जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक लो टेम्परेचर्स में हाई टेम्परेचर में समर स्लीप ले लेते हैं, ठीक है। कई तरह के स्नेल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो समर स्लीप में चले जाते हैं। लाइक डेजर्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे फ्रॉग्स होते हैं, तो वो जब कोर समर सीजन आ जाता है तो वो मिट्टी खोद करके मिट्टी की गहराइयों में चले जाते हैं, मड की, एंड देन फिर वो समर में स्लीप कंडीशन में रहते हैं। एंड देन फिर जब बारिश होती है तो सडनली आप देखेंगे कि इतने सारे मेढक इतने बड़े कैसे आ गए। सो वो मिट्टी में से निकल करके आते हैं, तो दैट इज समर स्लीप, ठीक है। डायोपॉज, ये भी एक तरह का सस्पेंशन कंडीशन होती है जिसमें ज़ूप्लैंक्टन्स, अब ये ज़ूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ज़ूप्लैंक्टन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन वाटर बॉडीज। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। सो दीज आर काइंड ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी जो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। इस फाइटोप्लैंक्टन्स को जो फीड करता है या इसको जो खाता है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ज़ूप्लैंक्टन। तो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ज़ूप्लैंक्टन अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देता है, रोक देता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था यहां पर कि समर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए, ठीक है। और ज़ूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। अगर हम फूड चेन बनाएंगे, हम फूड चेन में ये देखेंगे भी कि वाटर बॉडीज की फूड चेन कैसे काम करती है। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है फाइटोप्लैंक्टन, देन ज़ूप्लैंक्टन, देन फिर उसके ऊपर स्मॉल फिशेस, देन फिर बड़ी 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 बड़ी, ठीक है। सो मैंने बताया था कि समर एंड विंटर में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आती है। सो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होते हैं बट यहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा या बहुत ज्यादा कम होने की वजह से। सो यहाँ पर जो सस्पेंशन आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी, ठीक है। इनको कलेक्टिवली ठीक है, कलेक्टिवली इसे कॉन्फॉर्मर्स भी कहा जाता है। कॉन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, जो एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बिहेवियर में चेंज करके जो है अपने आप को एडेप्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये 4 तरह के इसमें पाए जाते हैं। हाँ,
सीड्स उगेंगे नहीं अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है तो, ठीक है। एंड देन फिर शॉर्टर ड्यूरेशन में आता है रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन में लाइक होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस के थ्रू या फिर स्वेटिंग, स्वेटिंग के थ्रू या फिर शिवरिंग यानी कांपने के थ्रू। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने टेम्परेचर, सॉरी होम्योस्टेसिस में नहीं आएगा, अपने टेम्परेचर कंडीशंस को चेंज करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लाइक अगर टेम्परेचर ज़्यादा है सो हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है। क्यों? हमें अपने 37 डिग्री सेल्सियस बना के रखना है। सो स्वेटिंग के थ्रू हम अपने बॉडी को ठंडा करते हैं, पसीना फैल जाता है एंड देन फिर वो हीट वो वेपराइज होता है, सो वेपराइज से हमारी सरफेस ठंडी हो जाती है, ठीक है। सो ये हॉट कंडीशंस में स्वेटिंग करते हैं। लाइक शिवरिंग मीन्स कांपना, है ना। सो अगर ठंडा टेम्परेचर आ रहा है, कोल्ड कंडीशंस आ गई है, सो अब अगर बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, सो शिवरिंग शुरू हो जाएगी, बॉडी की स्किन कांपने लगेगी, सो उस वाइब्रेशन से हीट जनरेट होती है। सिमिलरली डॉग्स है तो वो स्वेट नहीं कर सकते, सो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके हाँफते हैं, तो वो अपनी हीट को रिलीज करते हैं इस तरह से। जीभ पे से जैसे जैसे उनकी सलाइवा इवेपोरेट होती है तो उनको ठंडक मिलती है। so, इस तरीके से शॉर्ट ड्यूरेशन में वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म भी रिएक्ट करते हैं। हाँ, होम्योस्टेसिस में आप ब्लड के थ्रू अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लड में आप अपनी ग्लूकोज को रेस्पिरेशन के थ्रू हीट जनरेट करते हैं। सर्दियों में मीन्स हमारे फैट होती है, उसमें जो ग्लूकोज होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब हीट जनरेट करते हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस, जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स करते हैं। हाँ, लॉन्गर में भी या शॉर्ट में भी, अब हमारी बॉडी ठंडा कर रही है हमारी बॉडी को, सो ब्लड के थ्रू भी कर रही है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो शेवरिंग शुरू हो जाएगी, गर्म करना शुरू। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, ये इसमें है। ये होम्योस्टेसिस वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने का ब्लड में एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, ये इंटरनल एंडोथर्म ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये शिवरिंग एंड स्वेटिंग भी होती है। हाँ नहीं, होम्योस्टेसिस थ्रू आउट द ईयर होता रहता है। लाइक गर्मियों में हमें ठंडा रखना है, सो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी ब्लड के थ्रू वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में। सर्दियों में हमें ठंडा रखना है, गर्म रखना है, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सो बर्निंग ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है, ये होता है। इसीलिए कहते हैं सर्दियों में ग्लूकोज वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है ना, तो वो इसका एक अलग रीज़न है। बिल्कुल ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी बर्न आउट करना शुरू करते हैं। सो कॉन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं, रेगुलेट करना, वो 4 मेथड से, ठीक है। इसके अलावा अब इंपॉर्टेंट है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर कोई टेम्परेचर बना हुआ है, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन बनी हुई है, तो आप देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास तो है सिस्टम्स। यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन में हम जो डेवलपमेंट है वो हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्यों? प्लांट्स माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्लस प्लांट्स में ब्लड नहीं है। सो प्लांट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, लॉन्ग ड्यूरेशन क्लाइमेटिक कंडीशन में एक ही जगह पर सरवाइव करते रहने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन करते हैं, यानी अपने बॉडी में, अपने फिजिक्स में कुछ एडेप्टेशन करते हैं उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। वो एडेप्टेशन क्या है और वो कितने इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए, एक स्लाइड ले लेते हैं, इसमें है स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं। यस, हाँ
ब्रेक? ओके हाँ, चलिए ब्रेक ले लीजिए, फिर ये टॉपिक शुरू करते हैं।